शनि हमारे सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है और अपनी अद्भुत वलय प्रणाली के लिए जाना जाता है। मानव सभ्यता के उदय के साथ ही शनि ग्रह ने ज्योतिष, खगोल विज्ञान और पौराणिक कथाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया है। इसका इतिहास सदियों पुराना है, जो प्राचीन सभ्यताओं के अवलोकनों से लेकर आधुनिक अंतरिक्ष मिशनों तक फैला हुआ है। शनि को प्राचीन काल से ही ज्ञात ग्रहों में सबसे दूर का ग्रह माना जाता था। अपनी धीमी गति के कारण इसे शनैश्चर नाम दिया गया, जिसका अर्थ है धीरे धीरे चलने वाला। भारतीय ज्योतिष में शनि को एक महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जिसे कर्मफलदाता या न्याय का देवता कहा जाता है। यह माना जाता है कि शनि व्यक्ति के कर्मों के अनुसार फल प्रदान करता है, चाहे वह शुभ हो या अशुभ। पुराणों में शनि को सूर्यदेव का पुत्र और छाया का पुत्र भी कहा गया है। हालांकि उन्हें पितृशत्रु भी माना जाता है और उनके प्रति कई भ्रांतियां भी प्रचलित हैं। पश्चिमी ज्योतिष में भी शनि को अक्सर कष्टकारक और दुखदायक माना जाता है, लेकिन यह उतना अशुभ नहीं है जितना इसे माना जाता है। रोमन पौराणिक कथाओं में शनि का नाम कृषि और धन के देवता सैटर्नस के नाम पर रखा गया है, जो बृहस्पति के पिता भी थे। यह नामकरण भी संभवतः ग्रह की धीमी गति और पृथ्वी पर इसके दीर्घकालिक प्रभावों से जुड़ा हुआ था। शनि के सबसे विशिष्ट पहलू उसके वलय आधुनिक दूरबीन के आविष्कार के बाद ही स्पष्ट रूप से देखे जा सके। इतालवी खगोल शास्त्री गैलीलियो गैलीली ने 1610 में अपनी दूरबीन से शनि का पहली बार निरीक्षण किया। हालांकि उनकी शुरुआती दूरबीनें इतनी शक्तिशाली नहीं थीं कि वलयों को स्पष्ट रूप से समझ सकें। उन्होंने इन्हें ग्रह के कान या जुड़े हुए चंद्रमा के रूप में वर्णित किया। डच खगोल शास्त्री क्रिश्चियन ह्यूजेंस ने 1655 में बेहतर दूरबीन का उपयोग करके शनि के वलयों को एक अलग पतली डिस्क के रूप में वर्णित किया। उन्होंने ही सबसे पहले यह अनुमान लगाया कि ये वलय ग्रह से स्वतंत्र हैं। इतालवी फ्रांसीसी खगोल शास्त्री जियोवानी डोमेनिको कैसिनी ने 1675 में पाया कि शनि के वलय वास्तव में कई अलग अलग वलयों से मिलकर बने हैं, जिनके बीच में अंतराल है। इनमें से सबसे प्रसिद्ध अंतराल को आज कैसिनी डिवीजन के नाम से जाना जाता है। 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अंतरिक्ष यानों के विकास के साथ शनि का विस्तृत अध्ययन संभव हो पाया। सितंबर 1969 में पायनियर 11 शनि के 20,900 किमी के भीतर से गुजरा और उसने ग्रह की पहली करीबी तस्वीरें भेजी। इस मिशन ने वलय एफ की भी खोज की। नवंबर 1980 में वॉयेजर 1 शनि के 64,200 किमी के भीतर से गुजरा और विस्तृत चित्र ली। वॉयेजर 1 के चित्रों से वलय जी की खोज हुई। अगस्त 1981 में वॉयेजर 2 शनि के और करीब से गुजरा, जिससे ग्रह के वायुमंडल और वलयों के बारे में अधिक जानकारी मिली। कैसिनी ह्यूजेंस नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ईएसए और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी एएसआई का एक संयुक्त मिशन था, जिसने 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में प्रवेश किया। कैसिनी प्रोब ने 2017 तक शनि और उसके चंद्रमाओं का गहन अध्ययन किया। इस मिशन ने टाइटन, शनि के सबसे बड़े चंद्रमा पर ह्यूजेंस लैंडर को उतारा, जिसने टाइटन के सतह और वातावरण का अध्ययन किया। कैसिनी ने शनि के वलयों की जटिल संरचना, उनके घटकों और उनके निर्माण के बारे में अभूतपूर्व जानकारी प्रदान की। इसने कई नए चंद्रमाओं की भी खोज की और एनसेलेडस जैसे चंद्रमाओं पर पानी के प्लम गाइजर्स के अस्तित्व का पता लगाया, जिससे जीवन की संभावनाओं पर नए सिरे से विचार किया जाने लगा। आज हम जानते हैं कि शनि मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल गैस दानव है। इसकी औसत घनत्व पानी से भी कम है, जिसका अर्थ है कि यदि कोई विशाल महासागर होता तो शनि उसमें तैर सकता था। शनि का वातावरण बादलों से ढका हुआ है, जो धुंधली धारियों और तूफानों के रूप में दिखाई देते हैं। इसका चुंबकीय क्षेत्र बृहस्पति से छोटा है, लेकिन फिर भी पृथ्वी से 578 गुना अधिक शक्तिशाली है। शनि पर एक दिन लगभग 10.7 घंटे का होता है और यह सूर्य के चारों ओर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29.4 पृथ्वी वर्ष 10,756 पृथ्वी दिन लेता है। शनि के वलय बर्फ और धूल के कणों से बने हैं, जिनकी माप माइक्रोमीटर से लेकर कई मीटर तक होती है। वैज्ञानिक अभी भी इन वलयों के सटीक निर्माण के बारे में शोध कर रहे हैं, लेकिन नवीनतम शोध से पता चलता है कि ये वलय 2 चंद्रमाओं की टक्कर से बने हो सकते हैं।
शनि के पास 150 से अधिक चंद्रमा हैं, जिनमें से टाइटन सबसे बड़ा है और यह सौर मंडल में एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना घना वातावरण है। शनि ग्रह का इतिहास मानव जिज्ञासा, वैज्ञानिक खोज और ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करने की हमारी निरंतर इच्छा का प्रमाण है। शनि ग्रह और उसके रहस्यमयी वलयों का अध्ययन करने के लिए कई महत्वपूर्ण अंतरिक्ष मिशन भेजे गए हैं, जिन्होंने हमारी समझ को बहुत आगे बढ़ाया है। इन मिशनों में सबसे पहले पायनियर 11 था, जिसे 6 अप्रैल 1973 को लॉन्च किया गया था और यह सितंबर 1969 में शनि के पास पहुंचा। यह शनि के पास पहुंचने वाला पहला मानव निर्मित अंतरिक्ष यान था, जिसने ग्रह की पहली करीबी तस्वीरें भेजीं और वायुमंडल तथा वलय प्रणाली के बारे में प्रारंभिक डेटा प्रदान किया। साथ ही वलय F की खोज में भी मदद की, हालांकि इसका संपर्क 1985 में टूट गया। इसके बाद वॉयेजर 1 आया, जिसे 5 सितंबर 1977 को लॉन्च किया गया था और यह नवंबर 1980 में शनि के पास पहुंचा। इसने शनि और उसके चंद्रमाओं की उच्च रिजोल्यूशन वाली तस्वीरें भेजीं, वलय G की खोज की और शनि के चंद्रमा टाइटन के घने वातावरण के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसके कारण वैज्ञानिकों ने वॉयेजर 2 को टाइटन की ओर निर्देशित न करके सौरमंडल से बाहर जाने का निर्णय लिया। वॉयेजर 2, जिसे 20 अगस्त 1977 को लॉन्च किया गया था और यह अगस्त 1981 में शनि के पास पहुंचा। इसने शनि और उसके वलयों का और भी विस्तृत अध्ययन किया, जिससे उनके घटकों और गतिशीलता के बारे में गहरी जानकारी मिली। इसने शनि के चंद्रमाओं, विशेष रूप से एनसेलेडस और टेथिस की करीबी तस्वीरें ली। इन सभी में सबसे व्यापक और सफल मिशन कैसिनी-ह्यूजेंस था, जो नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA और इतालवी अंतरिक्ष एजेंसी ASI का एक संयुक्त प्रयास था। इसे 15 अक्टूबर 1969 को लॉन्च किया गया था और यह 1 जुलाई 2004 को शनि की कक्षा में प्रवेश कर गया। यह मिशन 15 सितंबर 2017 को शनि के वायुमंडल में प्रवेश कर नष्ट होने तक चला। कैसिनी ऑर्बिटर ने लगभग 13 वर्षों तक शनि और उसके चंद्रमाओं की परिक्रमा की, जिससे अभूतपूर्व डेटा और तस्वीरें प्राप्त हुईं। इसने शनि के वलयों की जटिल संरचना, उनके घटकों और उनके निर्माण के बारे में गहन जानकारी प्रदान की। कैसिनी ने कई नए चंद्रमाओं की खोज की और एनसेलेडस पर पानी के प्लम गाइजर्स के अस्तित्व का पता लगाया, जिससे इस चंद्रमा पर जीवन की संभावनाओं पर नए सिरे से विचार किया जाने लगा। इसने टाइटन पर मीथेन झीलों और नदियों की भी पुष्टि की। इस मिशन का एक और महत्वपूर्ण हिस्सा ह्यूजेंस लैंडर था, जिसने 2005 में टाइटन की सतह पर सफलतापूर्वक लैंड किया। यह सौरमंडल में किसी भी चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान था जिसका घना वातावरण है। इसने टाइटन के सतह और वातावरण का विस्तृत अध्ययन किया, जिससे वैज्ञानिकों को इसके भूगर्भीय प्रक्रियाओं को समझने में मदद मिली। भविष्य के मिशनों में ड्रैगन फ्लाई शामिल है, जो नासा का एक आगामी मिशन है, जिसे 2027 में लॉन्च करने की योजना है और 2024 में टाइटन पर पहुंचने की उम्मीद है। ड्रैगन फ्लाई एक रोटरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर जैसा यान होगा, जो टाइटन की सतह पर उड़ान भरेगा और विभिन्न स्थानों का अध्ययन करेगा, विशेष रूप से उन क्षेत्रों का जहां मीथेन की झीलें और नदियां हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य जीवन के संकेतों या उन रासायनिक प्रक्रियाओं की तलाश करना है जो जीवन के विकास के लिए आवश्यक हो सकती हैं। इन सभी मिशनों ने शनि, उसके वलयों और चंद्रमाओं के बारे में हमारी समझ को नाटकीय रूप से बदल दिया है और भविष्य के मिशनों के लिए आधार तैयार किया है, जो इस आकर्षक ग्रह प्रणाली के और भी गहरे रहस्यों को उजागर करें। शनि ग्रह के अद्भुत वलय, छल्ले, खगोलविदों के लिए लंबे समय से एक रहस्य बने हुए हैं, लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके निर्माण के बारे में कई सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है। सबसे प्रचलित और नवीनतम शोध के अनुसार शनि के वलयों का निर्माण किसी प्राचीन खगोलीय घटना का परिणाम है, न कि ग्रह के साथ ही अरबों साल पहले बने थे। सबसे मान्य सिद्धांत यह है कि शनि के वलय बर्फ और चट्टानों के टुकड़ों से बने हैं, जिनकी माप धूल के कणों से लेकर कई मीटर बड़े चट्टानों तक हो सकती है। इन वलयों के निर्माण को समझाने के लिए सबसे नवीनतम और व्यापक रूप से स्वीकृत परिकल्पना यह है कि नासा के कैसिनी मिशन से मिले डेटा के आधार पर किए गए सिमुलेशन से पता चला है कि शनि के वलयों का निर्माण संभवतः कुछ 100 मिलियन साल पहले, यानी डायनासोर के समय के आसपास,
दो बर्फीले चंद्रमाओं की भीषण टक्कर के परिणाम स्वरूप हुआ था। इन चंद्रमाओं के टकराने से जो मलबा, बर्फ और चट्टानों के टुकड़े अंतरिक्ष में बिखर गया, वह शनि के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में फंस गया। विशेष रूप से यह मलबा शनि की रोश सीमा, रोच लिमिट के भीतर फंस गया। रोश सीमा वह दूरी है जहां तक किसी ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल किसी बड़े खगोलीय पिंड को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली होता है। इस सीमा के भीतर मलबा फिर से एक बड़े पिंड में एकजुट नहीं हो पाता और वलयों के रूप में बिखर जाता है। इस सिद्धांत की एक खास बात यह है कि यह वलयों में लगभग पूरी तरह से बर्फ की मौजूदगी को भी समझाता है, क्योंकि जब बर्फीले चंद्रमा टकराते हैं तो उनकी चट्टानी कोर की तुलना में बर्फीला बाहरी हिस्सा अधिक व्यापक रूप से बिखर जाता है। एक अन्य सिद्धांत यह भी है कि शनि के मजबूत गुरुत्वाकर्षण बल के कारण कोई बड़ा उल्कापिंड या धूमकेतु शनि के बहुत करीब आ गया और उसके गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण टूट गया और उसके टुकड़े शनि के चारों ओर एक रिंग प्रणाली में व्यवस्थित हो गए। कुछ पुरानी परिकल्पनाओं में यह भी शामिल था कि वलय उस मूल गैसीय और धूल भरी सामग्री के अवशेष हो सकते हैं जिससे शनि का निर्माण हुआ था। हालांकि वलयों की अपेक्षाकृत युवा उम्र लगभग कुछ 100 मिलियन वर्ष, अरबों वर्ष नहीं, इस सिद्धांत को कम विश्वसनीय बनाती है। शनि के वलय मुख्य रूप से पानी की बर्फ से बने हैं, जिसमें धूल और चट्टानी पदार्थ की थोड़ी मात्रा भी मिली हुई है। ये वलय अत्यधिक पतले हैं, हालांकि वे लगभग 242,000 किलोमीटर तक फैले हुए हैं। उनकी मोटाई आमतौर पर केवल 10 से 30 मीटर होती है। शनि में 7 प्रमुख वलय हैं, जिन्हें अक्षर ABCDEFG द्वारा नामित किया गया है, और इन मुख्य वलयों के भीतर कई छोटे छोटे वलय, अंतराल और संरचनाएं हैं। वलय के कण विभिन्न गति से शनि की परिक्रमा करते हैं। जो कण ग्रह के करीब होते हैं वे तेजी से घूमते हैं। संक्षेप में, शनि के वलय शायद किसी प्राचीन खगोलीय दुर्घटना का परिणाम है, जिसमें 2 बर्फीले चंद्रमाओं की टक्कर से निकला मलबा शनि के गुरुत्वाकर्षण में फंस गया और वलयों के रूप में व्यवस्थित हो गया। यह आज भी एक सक्रिय शोध का विषय है और कैसिनी जैसे मिशनों से प्राप्त डेटा हमें इन अद्भुत संरचनाओं को समझने में लगातार मदद कर रहा है। शनि के अद्भुत छल्लों का भविष्य वैज्ञानिकों के लिए एक गहन शोध का विषय है और वर्तमान सिद्धांतों के अनुसार ये छल्ले हमेशा के लिए नहीं रहने वाले। नासा के कैसिनी मिशन से मिले डेटा ने यह चौंकाने वाला खुलासा किया है कि शनि के छल्ले धीरे धीरे ग्रह पर गिर रहे हैं, एक ऐसी प्रक्रिया जिसे वैज्ञानिक रिंग रेन कहते हैं। यह घटना शनि के प्रबल गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के साथ साथ छल्लों के कणों पर सूर्य के पराबैंगनी प्रकाश और छोटे उल्कापिंडों के लगातार प्रभाव के कारण होती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इस रिंग रेन के कारण प्रति सेकंड लगभग 10,000 किलोग्राम बर्फ छल्लों से शनि के वायुमंडल में समाहित हो रही है। इस दर को देखते हुए यह अनुमान लगाया गया है कि शनि के ये शानदार छल्ले अगले कुछ 100 मिलियन वर्षों, लाखों सालों में पूरी तरह से गायब हो सकते हैं। खगोलीय समय के पैमाने पर यह एक बहुत ही छोटा समय है, क्योंकि स्वयं शनि ग्रह अरबों साल पुराना है। कुछ अत्यधिक अनुमान तो यह भी बताते हैं कि ये छल्ले 300 मिलियन साल से भी कम समय में पूरी तरह खत्म हो सकते हैं। पहले वैज्ञानिकों का मानना था कि शनि के छल्ले ग्रह के निर्माण के साथ ही बने थे और इसलिए अरबों साल पुराने थे। हालांकि कैसिनी मिशन से प्राप्त डेटा ने इस धारणा को बदल दिया है। नए शोध बताते हैं कि छल्ले अपेक्षाकृत युवा हैं, संभवतः केवल 10 से 100 मिलियन साल पुराने। यदि वे ग्रह के साथ बने होते तो समय के साथ धूल और उल्कापिंडों के जमा होने के कारण वे बहुत अधिक गहरे दिखाई देते, लेकिन उनका चमकीला और बर्फीला रूप यही बताता है कि वे हाल ही में बने हैं। यह युवा उम्र का सिद्धांत इस बात का भी समर्थन करता है कि वे भविष्य में खत्म भी हो जाएंगे, क्योंकि वे स्थायी रूप से नहीं हैं, बल्कि एक अस्थायी और गतिशील खगोलीय घटना का परिणाम है। इस प्रकार शनि के प्रतिष्ठित छल्ले, जो हमें आज दिखाई देते हैं, ब्रह्मांड में क्षणभंगुर सुंदरता का एक उदाहरण हो सकते हैं। शनि ग्रह की सतह पर जीवन की संभावना लगभग शून्य है। इसका मुख्य कारण यह है कि शनि एक गैस दानव है, यानी इसकी कोई ठोस सतह है ही नहीं जिस पर जीवन पनप सके। यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से बना है, जो केंद्र की ओर बढ़ते हुए
तेजी से घनी होती जाती हैं। यदि कोई शनि पर उतरने की कोशिश करेगा तो वह केवल इसके वायुमंडल की घनी परतों से गुजरता जाएगा, जब तक कि अत्यधिक दबाव और तापमान के कारण कोई भी अंतरिक्ष यान कुचल और पिघल न जाए। शनि का वायुमंडल भी अत्यंत ठंडा है। ऊपरी परतों में तापमान 170 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है, जबकि निचली परतों में तापमान और दबाव किसी भी जात प्रकार के जीवन के लिए बेहद प्रतिकूल होते हैं और वहां भयंकर तूफान भी आते हैं। जीवन के लिए आवश्यक तरल पानी भी इसकी सतह पर मौजूद नहीं है, केवल बर्फ के रूप में हो सकता है। हालांकि शनि ग्रह की सतह पर जीवन की संभावना न के बराबर होने के बावजूद वैज्ञानिक मानते हैं कि शनि के कुछ चंद्रमाओं पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां हो सकती हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है और सौरमंडल में एकमात्र चंद्रमा है जिसका अपना घना वातावरण है। टाइटन पर भले ही पानी के बजाय तरल मीथेन और इथेन की नदियां, झीलें और समुद्र हों और तापमान अत्यधिक ठंडा 189 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन कुछ वैज्ञानिक यह संभावना जताते हैं कि इन मीथेन झीलों में या टाइटन के बर्फीले क्रस्ट के नीचे पानी की एक तरल परत, जो अमोनिया से गर्म हो सकती है, में एक अलग प्रकार का मीथेन आधारित जीवन पनप सकता है। नासा का आगामी ड्रैगनफ्लाई मिशन टाइटन पर इसी संभावना की तलाश करेगा। दूसरा बेहद दिलचस्प चंद्रमा एनसेलेडस है। कैसिनी मिशन ने एनसेलेडस से पानी के विशाल प्लम, गीजर निकलते हुए देखे हैं। इन प्लमों के विश्लेषण से पता चला है कि एनसेलेडस की बर्फीली सतह के नीचे एक खारे पानी का महासागर है, जो संभवतः गर्म चट्टानी कोर के संपर्क में है। पृथ्वी पर गहरे समुद्र में ऐसे ही हाइड्रोथर्मल वेंट के आसपास जीवन पनपता है, इसलिए एनसेलेडस को सौरमंडल में जीवन की तलाश के लिए सबसे आशाजनक स्थानों में से एक माना जाता है। संक्षेप में, शनि ग्रह की सतह पर जीवन का कोई अवसर नहीं है, क्योंकि इसकी कोई ठोस सतह नहीं है और परिस्थितियां अत्यधिक प्रतिकूल हैं। हालांकि इसके कुछ चंद्रमाओं, विशेष रूप से टाइटन और एनसेलेडस पर भविष्य के मिशनों के माध्यम से जीवन के संभावित संकेतों की खोज की जा रही है। शनि के वातावरण में जीवन की संभावना अत्यंत कम है। वैज्ञानिक इसे जीवन के लिए अनुकूल नहीं मानते और इसके कई कारण हैं। शनि के वातावरण में चरम परिस्थितियां हैं। ऊपरी वातावरण में तापमान 170 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है, जो किसी भी ज्ञात जीवन के लिए बहुत ठंडा है। जैसे जैसे गहराई बढ़ती है, तापमान और दबाव इतने ज्यादा हो जाते हैं कि कोई भी कार्बनिक अणु टूट जाएंगे और किसी भी ज्ञात जीव को कुचलने के लिए पर्याप्त होंगे। शनि का वातावरण मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है, जिसमें मीथेन, अमोनिया और पानी के निशान होते हैं, लेकिन ऑक्सीजन का अभाव है, जो पृथ्वी पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त शनि के वातावरण में 1800 किलोमीटर प्रति घंटे तक की गति वाली तीव्र हवाएं चलती हैं और पृथ्वी से भी बड़े भयंकर तूफान आते रहते हैं, जो जीवन के लिए बहुत अस्थिर परिस्थितियां बनाते हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, शनि एक गैस दानव है और इसकी कोई ठोस सतह नहीं है, जबकि जीवन के लिए आमतौर पर एक स्थिर सतह की आवश्यकता होती है। यद्यपि शनि के वातावरण में पानी के बादल हो सकते हैं, वे तरल रूप में मौजूद नहीं होते, जो जीवन के लिए आवश्यक है। कुछ वैज्ञानिक, जैसे कार्ल सागन, ने सैद्धांतिक रूप से यह कल्पना की है कि गैस दानवों के वातावरण में कुछ विशेष स्तर पर, जहां तापमान और दबाव मध्यम हो सकते हैं, ऐसे सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स या फ्लोटिंग लाइफ फॉर्म्स मौजूद हो सकते हैं। ये जीव गैस के बुलबुलों की तरह तैरते हुए ऊर्जा के लिए बिजली के तूफानों या रासायनिक प्रतिक्रियाओं का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि यह एक बहुत ही काल्पनिक विचार है और शनि के वातावरण की अत्यधिक अस्थिरता, लगातार ऊपर और नीचे जाने वाली हवाएं, जो जीवों को बहुत गर्म या बहुत ठंडी परतों में धकेल सकती हैं, इस अवधारणा को बहुत मुश्किल बनाती है। वर्तमान में ऐसे किसी भी जीवन के अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जब हम फ्लोटिंग लाइफ फॉर्म्स की बात करते हैं, तो यह एक वैज्ञानिक परिकल्पना है, विशेषकर उन ग्रहों के लिए जिनकी कोई ठोस सतह नहीं होती, जैसे हमारे सौरमंडल के गैस दानव बृहस्पति और शनि। ये ऐसी काल्पनिक जीवनाकारियां हैं जो ग्रह के विशाल गैसीय वातावरण में तैरते हुए जीवित रह सकती हैं। इस विचार को सबसे पहले प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कार्ल सागन और एडविन सेल्पेटर ने
बृहस्पति के संदर्भ में प्रस्तावित किया था। उन्होंने परिकल्पना की थी कि बृहस्पति के वातावरण में कुछ विशेष परतें हो सकती हैं, जहां का तापमान और दबाव जीवन के लिए अपेक्षाकृत अनुकूल हो सकता है। फ्लोटिंग लाइफ फॉर्म्स की कल्पना ऐसी की जाती है कि उनके शरीर में कोई हल्की गैस जैसे हाइड्रोजन या हीलियम भरी होती है, जिससे वे आसपास के वातावरण से कम घने हो जाते हैं और गुब्बारे की तरह हवा में तैरते रहते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पृथ्वी पर हवाई जहाज या हॉट एयर बलून हवा में उड़ते हैं। चूंकि इन ग्रहों पर सूर्य का प्रकाश बहुत कम पहुंचता है, इन जीवों को ऊर्जा के लिए अन्य स्रोतों पर निर्भर रहना होगा। इसकी कल्पना बिजली के तूफानों, जो इन ग्रहों पर बहुत आम हैं, से निकलने वाली ऊर्जा या वातावरण में मौजूद रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करने के रूप में की जाती है। ये जीव अपने शरीर के घनत्व को वातावरण के विभिन्न स्तरों पर समायोजित करने की क्षमता रख सकते हैं, ताकि वे न तो बहुत नीचे अत्यधिक दबाव और गर्मी वाली परतों में डूबें और न ही बहुत ऊपर अत्यधिक ठंडी और विरल परतों में जाएं। सागन ने इन जीवों को 3 प्रकारों में वर्गीकृत किया था। फ्लोटर्स, विशाल गुब्बारे जैसे जीव जो प्रकाश संश्लेषण या आसपास के अणुओं से ऊर्जा प्राप्त करते हुए हवा में तैरते हैं। सिंकर्स, वे जीव जो ऊपरी परतों में बनते हैं, धीरे धीरे नीचे डूबते जाते हैं और अंततः उन परतों में नष्ट हो जाते हैं जहां तापमान और दबाव बहुत अधिक होते हैं। और हंटर्स, शिकारी जीव जो अन्य फ्लोटर्स का शिकार करते हैं। हालांकि यह अवधारणा विज्ञान कथाओं में बहुत लोकप्रिय और दिलचस्प लगती है, वास्तविक वैज्ञानिक प्रमाण के आधार पर शनि या किसी अन्य गैस दानव के वातावरण में ऐसे जीवन के अस्तित्व की संभावना अत्यंत कम है। प्रमुख चुनौतियां इस प्रकार हैं। इन ग्रहों का वातावरण बहुत गतिशील और अस्थिर होता है, जिसमें लगातार ऊपर और नीचे जाने वाली हवाएं चलती रहती हैं। यह किसी भी जीव को लगातार तापमान और दबाव की ऐसी चरम स्थितियों में धकेल सकती है जहां वे जीवित नहीं रह सकते। जीवन के लिए आवश्यक जटिल कार्बनिक अणुओं के निर्माण और स्थिरता के लिए वातावरण में कुछ खास रासायनिक संतुलन की आवश्यकता होती है, जो इन ग्रहों पर मौजूद नहीं दिखते। इसके अतिरिक्त तरल पानी की अनुपस्थिति एक बड़ी बाधा है, जिसे पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे आवश्यक माना जाता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने जानकारी दी है कि हमारे सौरमंडल के एक ग्रह शनि, सैटर्न का चंद्रमा टाइटन बहुत हद तक हमारी धरती जैसा ही है। इसे समझने के लिए वैज्ञानिकों ने टाइटन के भूदृश्य निर्माण का एक मॉडल तैयार किया है, जिसमें पृथ्वी जैसी ही परग्रही दुनिया का पता चला है। वैज्ञानिकों के अनुसार शनि का यह चंद्रमा टाइटन अंतरिक्ष से देखने पर काफी हद तक पृथ्वी जैसा ही दिखता है, जहां नदियां, झीलें, कैनियन, रेत के टीले और समुद्र हैं जो बारिश के पानी से भरे हैं। इन सबको भी मौसम संचालित करता है। अनुमान है कि टाइटन पर भी एक घना वातावरण मौजूद है जो बारिश और मौसम जैसी घटनाओं को नियंत्रित करता है। गौरतलब है कि टाइटन शनि ग्रह का सबसे बड़ा चंद्रमा है और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह है। हमारे सौरमंडल का यह एकमात्र ऐसा चंद्रमा है जो अपने घने वातावरण के लिए जाना जाता है। इतना ही नहीं, यह पृथ्वी के अलावा अंतरिक्ष में एकमात्र ऐसा ज्ञात ऑब्जेक्ट है जिसकी सतह पर स्थिर रूप में मौजूद तरल के स्पष्ट प्रमाण मिले हैं। हालांकि देखने में यह परिदृश्य, नदियां, झीलें, कैनियन, रेत के टीले और समुद्र बहुत हद तक हमारी धरती जैसे ही लगते हैं, लेकिन वो ऐसे मटेरियल से बने हैं जो निस्संदेह हमारी धरती से अलग हैं। इसकी बर्फीली सतह पर तरल रूप में मीथेन की नदियां बहती हैं और नाइट्रोजन युक्त हवाएं हाइड्रोकार्बन से बने रेत के टीलों का निर्माण करती हैं। देखा जाए तो हमारी धरती की तुलना में टाइटन पर इस मटेरियल की उपस्थिति, जिनके यांत्रिक गुण हमारे सौरमंडल में झात अन्य तलछट पिंडों को बनाने वाले सिलिकेट आधारित पदार्थों से काफी भिन्न है, टाइटन के परिदृश्य निर्माण को कहीं ज्यादा गूढ़ बनाते हैं। टाइटन पर कैसे निर्मित हो रहे हैं रेत, टीले और मैदान? ऐसे में टाइटन पर मौजूद ये हाइड्रोकार्बन आधारित पदार्थ कैसे रेत में बदलते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि वहां कितनी बार हवाएं चलती हैं, जबकि जमीन पर मौजूद रेत के लिए नदियों का प्रवाह जिम्मेवार है। इस बारे में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के भूविज्ञानी मैथ्यू लपोत्रे और उनके सहयोगियों ने
मॉडल की मदद से स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि कैसे टाइटन पर टीले, मैदान और अनजाने इलाकों का निर्माण हुआ है। लंबे समय से वैज्ञानिक टाइटन के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि यह पृथ्वी के बाद हमारे सौर मंडल का एकमात्र ऐसा ऑब्जेक्ट है जहां पृथ्वी की तरह ही मौसम और तरल का मौसमी प्रवाह होता है। वैज्ञानिकों द्वारा जर्नल जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित इस नए मॉडल से पता चला है कि कैसे टाइटन की सतह पर ऋतुचक्र रेत के कणों की गति को बढ़ाते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक टाइटन पर मौजूद ठोस कण या तलछट नरम हाइड्रोकार्बन के कणों से बने हैं, जिनके धूल में बदलने की संभावना कहीं ज्यादा है। फिर भी टाइटन के भूमध्य रेखीय टीले कई सैकड़ों या हजारों वर्षों से सक्रिय हैं, जो स्पष्ट करता है कि इन अक्षांशों पर कोई न कोई ऐसा तंत्र जरूर है जो इन रेत के आकार के कणों का लगातार निर्माण कर रहा है। वैज्ञानिकों ने उस परिकल्पना का अनुमान लगाया है जिसके अनुसार जब यह कण हवा या मीथेन की नदी के जरिए प्रवाहित होते हैं और उनका जमाव होता है तो वो घर्षण की वजह से रेत कणों में बदल सकते हैं, जिनका आकार संतुलित होता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक उनका यह मॉडल इस बात की व्याख्या कर सकता है कि कैसे तलछट का मौसमी प्रवाह टाइटन पर रेत का निर्माण कर सकता है। साथ ही इसकी मदद से टाइटन पर भूदृश्यों के वितरण को भी समझा जा सकता है। वैज्ञानिकों का कहना है कि कुल मिलकर उनके निष्कर्ष टाइटन पर वैश्विक तलछट मार्गों की परिकल्पना का समर्थन करते हैं, जो मौसम द्वारा संचालित होते हैं। इसके साथ ही इनके निर्माण में नदियों और हवाओं द्वारा लाए जा रहे कार्बनिक रेत कणों के जमाव और घर्षण की भी बड़ी भूमिका है। इस बारे में स्टैनफोर्ड स्कूल ऑफ अर्थ, एनर्जी एंड एनवायरमेंटल साइंसेज में भूवैज्ञानिक और शोध से जुड़े शोधकर्ता मैथ्यू जी लपोत्रे का कहना है कि हमारा मॉडल एक एकीकृत ढांचा तैयार करता है जो यह समझने में मदद कर सकता है कि तलछट से जुड़े यह सभी वातावरण कैसे एक साथ काम करते हैं। उनके अनुसार ऐसे में यदि हम इस पहेली के सभी हिस्सों को सुलझा लेते हैं तो हम इन तलछट प्रक्रियाओं द्वारा पीछे छोधी भू आकृतियों की मदद से टाइटन की जलवायु या भूवैज्ञानिक इतिहास के बारे में बहुत कुछ समझ सकते हैं। साथ ही यह संरचनाएं कैसे टाइटन पर जीवन की संभावनाओं को कैसे प्रभावित कर सकती हैं, इस बारे में जान सकते हैं। एनसेल्ड्स एनसेलाडस यह एक छोटा बर्फीला चंद्रमा है जो अपनी सतह से पानी के विशाल गीजर गाइजर्स निकालने के लिए जाना जाता है। वैज्ञानिकों का मानना है कि एनसेल्डस की बर्फीली सतह के नीचे एक भूमिगत महासागर है जो संभावित रूप से जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां प्रदान कर सकता है। एनसेल्डस पर जीवन की संभावना को लेकर वैज्ञानिक समुदाय में जबरदस्त उत्साह है और यह सौरमंडल में पृथ्वी के बाहर जीवन की खोज के लिए सबसे महत्वपूर्ण खगोलीय पिंडों में से एक माना जाता है। इस छोटे से बर्फीले चंद्रमा ने कैसिनी अंतरिक्ष यान के डेटा के माध्यम से जो रहस्योद्घाटन किए हैं, उन्होंने हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है कि जीवन कहां पनप सकता है। एनसेल्ड्स जीवन के लिए एक संभावित आश्रय स्थल। एनसेल्ड्स को जीवन के लिए इतना आशाजनक बनाने वाले कारकों में सबसे प्रमुख इसकी बर्फीली सतह के नीचे छिपा तरल पानी का विशाल महासागर है। कैसिनी मिशन ने एनसेल्डस के दक्षिणी ध्रुव से निकलने वाले पानी के विशाल गीजर, पानी के जेट का पता लगाया और इन गीजर के विश्लेषण से यह स्पष्ट हो गया कि वे एक भूमिगत महासागर से आ रहे थे। पृथ्वी पर तरल पानी जीवन के लिए एक मूलभूत आवश्यकता है, क्योंकि यह रसायनों को घोलने और प्रतिक्रिया करने के लिए एक माध्यम प्रदान करता है। इसके अलावा इन गीजर के विश्लेषण से पता चला कि इस पानी में केवल H2O ही नहीं, बल्कि विभिन्न प्रकार के कार्बनिक पदार्थ भी मौजूद हैं। कार्बनिक पदार्थ जीवन के निर्माण खंड होते हैं, जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन जैसे तत्व शामिल होते हैं। इन अणुओं की उपस्थिति से यह संकेत मिलता है कि एनसेल्डस के महासागर में जीवन के लिए आवश्यक रासायनिक जटिलता मौजूद हो सकती है। हाल ही में हुई एक और महत्वपूर्ण खोज फॉस्फेट की उपस्थिति है। फॉस्फेट फास्फोरस का एक रूप है और यह डीएनए, आरएनए और एटीपी ऊर्जा वाहक अणु सहित सभी ज्ञात जीवन रूपों के लिए एक आवश्यक घटक है। एनसेलेडस के महासागर में इसकी उपस्थिति जीवन के लिए एक और महत्वपूर्ण बाधा को दूर करती है। ऊर्जा स्रोत और हाइड्रोथर्मल वेंट एनसेलेड्स को और भी आकर्षक बनाने वाला पहलू इसके महासागर के तल पर हाइड्रोथर्मल वेंट की संभावित उपस्थिति है।
पृथ्वी पर गहरे समुद्र में हाइड्रोथर्मल वेंट ऐसे पारिस्थितिक तंत्रों का समर्थन करते हैं जो सूर्य के प्रकाश पर निर्भर नहीं करते। इसके बजाय वे पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलने वाली रासायनिक ऊर्जा का उपयोग करते हैं। कैसिनी के डेटा से यह सुझाव मिलता है कि एनसेल्ड्स के महासागर और इसके चट्टानी कोर के बीच रासायनिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं जो केमोसिंथेसिस के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान कर सकती हैं। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुछ जीव रासायनिक प्रतिक्रियाओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। यह विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि एनसेल्डस सूर्य से बहुत दूर है, जिसका अर्थ है कि यहां जीवन के लिए प्रकाश संश्लेषण संभव नहीं होगा। रिया यह शनि का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और इसकी सतह पर कई क्रेटर गड्ढे पाए जाते हैं। रिया शनि का दूसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है और सौरमंडल में कुल चंद्रमाओं में 9वां सबसे बड़ा है, जिसका व्यास लगभग 1528 किलोमीटर है। इसकी खोज 1672 में इतालवी खगोल शास्त्री जियोवन्नी कैसिनी ने की थी। रिया अपनी प्राचीन और गहरे क्रेटर वाली सतह के लिए जाना जाता है, जो यह दर्शाता है कि इसने अपने पूरे इतिहास में अनगिनत प्रभावों का सामना किया है। इसकी सतह पर विशाल गड्ढे देखे जा सकते हैं, जिनमें से कुछ का व्यास 400 से 500 किलोमीटर तक है। रिया की संरचना मुख्य रूप से बर्फ से बनी मानी जाती है, जिसमें लगभग 75% पानी की बर्फ और 25% चट्टानी सामग्री शामिल है। इस कम घनत्व के कारण इसकी सतह बेहद ठंडी है, जहां धूप वाले क्षेत्रों में तापमान लगभग 174 डिग्री सेल्सियस और छायादार क्षेत्रों में 220 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। रिया की सतह पर क्रेटर की घनत्व अलग अलग है, जिससे यह पता चलता है कि यहां भूवैज्ञानिक गतिविधियां हुई होंगी या समय के साथ सतह पर बदलाव आए होंगे। इसके दक्षिणी ध्रुव के पास कुछ कम क्रेटर वाले क्षेत्र भी देखे गए हैं, जो अपेक्षाकृत नए भूवैज्ञानिक परिवर्तनों का संकेत दे सकते हैं। रिया की सतह पर चमकीली धारियां भी दिखाई देती हैं, जिन्हें अक्सर बर्फ की चट्टानें माना जाता है, जो डायोन जैसे अन्य शनि के चंद्रमाओं पर पाई जाने वाली समान विशेषताओं से मिलती जुलती हैं। यह चंद्रमा शनि के चारों ओर लगभग 4-5 पृथ्वी दिनों में अपनी कक्षा पूरी करता है और पृथ्वी के चंद्रमा की तरह युग्मित ज्वारीय लॉकिंग टाइडली लॉक्ड में है, जिसका अर्थ है कि इसका एक ही भाग हमेशा शनि की ओर रहता है। रिया के पास एक अत्यंत पतला वातावरण भी है, जिसे एक्सोस्फीयर कहा जाता है, जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के निशान होते हैं। हालांकि यह पृथ्वी के वायुमंडल की तुलना में अरबों गुना कम घना है। कैसिनी जैसे अंतरिक्ष यानों ने रिया की विस्तृत तस्वीरें और डेटा प्रदान किए हैं, जिससे वैज्ञानिकों को इस रहस्यमय बर्फीले दुनिया की विशेषताओं और इतिहास को बेहतर ढंग से समझने में मदद मिली है। हायापेटस यह चंद्रमा अपनी 2 रंगी सतह के लिए जाना जाता है, जिसका एक भाग बहुत चमकीला और दूसरा भाग बहुत गहरा है। हायापेटस शनि का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है, जिसका व्यास लगभग 100-470 किलोमीटर है और यह अपनी असामान्य 2 रंगी सतह के लिए सबसे ज्यादा जाना जाता है। इसकी खोज 1671 में जियोवन्नी कैसिनी ने की थी। हायापेटस का एक गोलार्ध शनि की ओर वाला हिस्सा अविश्वसनीय रूप से गहरा, लगभग टार जैसा काला है, जबकि दूसरा गोलार्ध पीछे वाला हिस्सा बहुत चमकीला और बर्फीला सफेद है। यह तीव्र रंग विपरीत इसे सौरमंडल के सबसे रहस्यमय खगोलीय पिंडों में से एक बनाता है। इस 2 रंगी सतह के पीछे का रहस्य कई दशकों तक खगोलविदों के लिए एक पहेली बना रहा। अब वैज्ञानिकों का मानना है कि इसका गहरा रंग धूल और कार्बनिक पदार्थों के जमाव के कारण है, जो शनि के बाहरी छल्लों से, विशेष रूप से फीबी रिंग से आता है। जैसे जैसे हायापेटस शनि के चारों ओर घूमता है, इसका आगे वाला हिस्सा इन पदार्थों को इकट्ठा करता है, जिससे वह गहरा हो जाता है। इसके विपरीत पीछे वाला हिस्सा अपेक्षाकृत साफ और चमकीला रहता है। एक और परिकल्पना यह है कि गहरा पदार्थ सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, जिससे बर्फ गर्म होती है और वाष्पीकृत होती है, जिससे पीछे गहरे गैर वाष्पशील पदार्थ रह जाते हैं, जो सतह को और भी काला कर देते हैं। हायापेटस की एक और अनूठी विशेषता इसकी भूमध्य रेखा के साथ चलने वाली एक विशाल रिज पहाड़ी श्रृंखला है। यह रिज इतनी बड़ी है कि कुछ स्थानों पर यह 13 किलोमीटर ऊंची और 20 किलोमीटर चौड़ी है और यह चंद्रमा के लगभग 3/4 हिस्से में फैली हुई है।
इस रिज का आकार ऐसा है कि यह आयापेटस को अखरोट या डंपलिंग जैसा दिखता है। वैज्ञानिकों को अभी भी इस रिज के सटीक गठन के बारे में पूरी तरह से समझ नहीं है, लेकिन कुछ सिद्धांतों में प्रारंभिक तीव्र घूर्णन के दौरान चंद्रमा का उभार या एक प्राचीन प्रभाव शामिल है। आयापेटस शनि से काफी दूरी पर परिक्रमा करता है, जिससे इसे अन्य प्रमुख चंद्रमाओं की तुलना में एक असामान्य तिरछी कक्षा मिलती है। यह कैसिनी मिशन के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य था, जिसने इसकी सतह की विस्तृत छवियां प्रदान की और वैज्ञानिकों को इसकी अनूठी विशेषताओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद की। इसकी विचित्र रंगाई और रहस्यमय भूमध्य रेखीय रिज इसे सौर मंडल के सबसे आकर्षक और अध्ययन किए जाने वाले चंद्रमाओं में से एक बनाते हैं। शनि के और चंद्रमा भी है जिन पर जीवन की कोई संभावना नहीं है। शनि के चंद्रमाओं का अध्ययन हमें सौरमंडल के निर्माण और विकास, विशेष रूप से विशाल ग्रहों के आसपास के वातावरण में जटिल प्रक्रियाओं की गहरी समझ प्रदान करता है। प्रत्येक चंद्रमा अपनी अनूठी विशेषताओं और रहस्य के साथ वैज्ञानिकों के लिए एक नई चुनौती और अवसर प्रस्तुत करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शनि और उसके चंद्रमा मानव सभ्यता के भविष्य के अंतरिक्ष अन्वेषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। टाइटन और एन्सेल्ड्स जैसे चंद्रमा विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करते हैं। टाइटन पर संभावित उपनिवेश, कॉलोनाइजेशन ऑन टाइटन। टाइटन अपने घने वातावरण और तरल मीथेन की झीलों के साथ पृथ्वी के बाहर एक अद्वितीय वातावरण प्रस्तुत करता है। भविष्य में उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ मानव टाइटन पर एक आधार स्थापित करने या यहां तक कि एक उपनिवेश बनाने की संभावना तलाश सकता है। इसका घना वातावरण हमें अंतरिक्ष विकिरण से बचा सकता है और इसके मीथेन संसाधन ऊर्जा के स्रोत के रूप में काम आ सकते हैं। यह हमें सौरमंडल में मानव उपस्थिति का विस्तार करने का एक नया मार्ग प्रदान कर सकता है। एन्सेल्डस पर जीवन की खोज, सर्च फॉर लाइफ ऑन एन्सेलाडस। एन्सेल्डस पर जीवन की संभावना वैज्ञानिक समुदाय के लिए सबसे बड़ी प्रेरणाओं में से एक है। भविष्य में नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां एन्सेल्डस के महासागर से सीधे नमूने लेने या उसके अंदर गहराई तक जाने के लिए और भी उन्नत मिशन भेजेगी। यदि वहां सूक्ष्म जीवों का भी पता चलता है तो यह ब्रह्मांड में जीवन की व्यापकता के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल देगा और मानव सभ्यता के लिए एक क्रांतिकारी खोज होगी। यह हमें अकेला महसूस करने से मुक्त कर सकता है और ब्रह्मांड में हमारी जगह के बारे में एक नया दृष्टिकोण दे सकता है। शनि के छल्लों का अध्ययन, स्टडी ऑफ सैटर्न्स रिंग्स। शनि के छल्ले अभी भी कई रहस्यों से घिरे हुए हैं। भविष्य के मिशन इन छल्लों की उत्पत्ति, संरचना और विकास के बारे में और अधिक जानकारी प्रदान करेंगे। यह हमें ग्रह निर्माण और प्रारंभिक सौरमंडल की प्रक्रियाओं को समझने में मदद कर सकता है। ज्ञान और प्रेरणा का स्रोत। कुल मिलाकर शनि और उसके चंद्रमा केवल खगोलीय पिंड नहीं हैं, बल्कि वे मानव सभ्यता के लिए ज्ञान और प्रेरणा का निरंतर स्रोत हैं। जैसे जैसे हमारी वैज्ञानिक क्षमताएं बढ़ेंगी, हम शनि और उसके प्रणाली के बारे में और अधिक सीखेंगे, जो हमें ब्रह्मांड में अपनी जगह को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। यह अन्वेषण हमें नई प्रौद्योगिकियों को विकसित करने और मानव जाति की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करता रहेगा। चाहे ज्योतिषीय हो या वैज्ञानिक, शनि का प्रभाव हमारे भविष्य के विचारों और आकांक्षाओं को आकार देना जारी रखेगा।